हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रिचा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि हम लोग एरिस्टोटल के बारे में पढ़ रहे हैं और एरिस्टोटल की सिटीजनशिप के बारे में हम लोग देख चुके और एरिस्टोटल का इंट्रोडक्शन भी। आज हम लोग देखते हैं कि एरिस्टोटल ने स्टेट के बारे में क्या कहा है, राज्य के बारे में। तो अरस्तु की फेमस किताब है पॉलिटिक्स, उसी में उन्होंने जिक्र किया है स्टेट के बारे में कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, मतलब राज्य का नेचर कैसा होगा, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, मतलब राज्य नाम की संस्था अस्तित्व में कैसे आई और इसके मकसद क्या है, राज्य को बनाने के मकसद क्या थे। अरस्तु ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राज्य व्यक्ति के लिए जरूरी भी है और नेचुरल भी है। मतलब ये कि अरस्तु ने स्टेट को नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना है, एक स्वाभाविक संस्था माना है। अब राज्य का नेचुरल ग्रोथ हुआ, मतलब स्वाभाविक रूप से विकास हुआ। इस पर विचार करते हुए अरस्तु कहते हैं कि एक अकेला इंसान अधूरा होता है, कोई भी इंडिविजुअल है वो इनकम्प्लीट है। तो इसलिए इंसान अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए पहले फैमिली बनाता है, फिर बहुत सारी फैमिलीज मिलकर गांव बनाती हैं और गांव या विलेजेस का ग्रुप फिर आगे चल के, जैसा कि ग्रीस में क्या था, स्टेट या सिटी एक ही शब्द रखते थे, मीनिंग रखते थे उस शब्द की, मतलब सिटी स्टेट्स इसीलिए कहा जाता था। तो ग्रीस में बहुत तरह के जो विलेजेस थे उनका ग्रुप क्या कहा जाने लगा, सिटीज या स्टेट, क्योंकि सिटी और स्टेट दोनों का मीनिंग इक्विवेलेंट था ग्रीस में। अब यहाँ पर जब इंसान, स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल मिलकर फैमिली बनाते हैं और फैमिली सिस्टम आगे बढ़ती है, तो उनकी देखभाल के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए स्लेव्स भी होते हैं, दास। तो इस तरीके से मेल फीमेल और दास, यानी कि स्त्री पुरुष और दास, तीनों के मिलने से घर परिवार या हाउस होल्ड बनता है, जिसमें ये तीनों फैमिली के इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। अब फिर फैमिली की अलग अलग ब्रांचेस हो जाती हैं, परिवार बढ़ जाता है, तो वही परिवार बढ़कर फिर गांव बन जाता है, विलेज। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी घर में किसका शासन चलता है, किसकी बात मानी जाती है, तो जो घर में सबसे बड़ा आदमी होता है उसी का शासन चलता है। ठीक इसी तरीके से गांव में भी घरों का जो समूह होता था, उसमें उसका सबसे बड़ा जो आदमी होता था वो रूलर बन जाता था। इसी सिस्टम को अपना लिया गया और स्टेट में सबसे पहले कौन सा रूल इस्टेब्लिश हुआ, कौन सा शासन स्थापित हुआ, तो मोनार्कियल शासन, राजतंत्रीय व्यवस्था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अनेक गांव के मिलने से सिटीज या राज्य बनते हैं। इस तरीके से क्या होता है,
सामाजिक संगठन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि जब स्टेट के लेवल पर पहुंच जाता है इंसान का, जो भी एसोसिएशंस हैं वो राज्य को बना लेते हैं, तो ह्यूमन कम्युनिटी या मानव समुदाय क्या बन जाता है? आत्मनिर्भर बन जाता है, सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। अगर दूसरे शब्दों में इसी बात को कहें तो ये प्रक्रिया जीवन की सामान्य जरूरतों को पूरी करने के मकसद से शुरू होती है और राज्य का निर्माण हो जाने पर एक अच्छे जीवन, जिसको गुड लाइफ या सद जीवन का आधार तैयार करने पर जाकर के कंप्लीट हो जाती है। मतलब ये कि अपने जीवन की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले फैमिली बनाई गई, फिर उसी से विलेजेस बने और उन्हीं का एसोसिएशन स्टेट बन गया। तो जब स्टेट बन जाता है तो एक अच्छे जीवन को बनाने का आधार कंप्लीट हो जाता है। तो जिस तरीके से सामाजिक जीवन या सोशल लाइफ का जो शुरुआती रूप क्या थे, घर परिवार और गांव नेचुरल थे, वो कैसे बने? नेचुरल ढंग से बने। ठीक उसी तरीके से राज्य या स्टेट भी क्या है? बिल्कुल नेचुरल एसोसिएशन है। या इस बात को ध्यान रखना कि अरस्तु स्टेट को आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कह रहा है, जैसा कि उससे पहले के थिंकर्स ने कहा था, सोफिस्ट थिंकर्स ने भी कहा था, और भी दूसरे, जैसे कि हमारे इंडिया में भी मनु ने क्या कहा कि स्टेट से पहले क्या थी? अराजकता थी, और भी जो है कौटिल्य ने मत्स्य न्याय की बात की। तो लेकिन यहाँ पर अरस्तु साफ साफ कह रहा है कि राज्य भी एक नेचुरल एसोसिएशन है, मतलब एक नेचुरल प्रोसेस से बना है। तो राज्य के भीतर अब जो इंसान अपने बुद्धि और बल से ये जान लेता है कि समाज की सुरक्षा के लिए, मतलब समाज को सिक्योर करने के लिए और उसकी उन्नति के लिए कौन कौन से काम जरूरी हैं, तो अगर वो इस बात को जान लेता है तो वो शासन करने के लिए कैपेबल है। और जो इंसान अपने फिजिकल कैपेबिलिटीज से, यानी कि शारीरिक शरीर के श्रम से, अपने बाहुबल से, मतलब मेहनत मजदूरी के द्वारा कामों को पूरा कर सकता है, वो क्या हो जाता है? शासित होता है, रूल्ड होता है। उसको रूलर की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। यहाँ जाहिर है हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि जिसके पास ज्यादा बुद्धि और बल होगा, जिसके पास विजडम होगा और जो ज्यादा पावरफुल होगा, वो जान लेगा कि सोसाइटी और स्टेट की सुरक्षा और डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से काम जरूरी है, तो नेचुरली वो रूलर बन जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि अरस्तु क्या कह रहा है कि राज्य जितने भी दूसरे एसोसिएशंस हैं उनका साध्य है, यानी कि एंड है। साध्य का मतलब क्या? मकसद है। क्योंकि यह क्या करता है, जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं, फैमिली हो या विलेजेस हो या दूसरे जितने सोशल एसोसिएशंस हैं, सामाजिक समुदाय, उन सब को अपूर्ण जीवन, यानी कि उनको इनकम्प्लीट लाइफ से एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की ओर, संपूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर कौन ले जाता है? तो राज्य ही ले जाता है, स्टेट ले जाता है। इसीलिए
राज्य या स्टेट क्या है, जितने भी एसोसिएशंस हैं उनका मकसद है। सारे एसोसिएशंस मिलकर राज्य के कंप्लीट फॉर्म को हासिल करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो अरस्तु ये मानता है कि किसी भी चीज का नेचर किस चीज से डिफाइन होता है। कोई भी वस्तु हो तो उसका नेचर उसके लास्ट स्टेज से ही डिटरमाइन किया जा सकता है या निर्धारित किया जा सकता है। जब कोई भी चीज अपने लास्ट स्टेज में पहुंच जाती है तभी हम उसके नेचर को सही ढंग से डिटरमाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम लोग देख लो, अभी तुम लोग इतने सारे सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन जब फाइनल सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, मतलब सारे सेमेस्टर का जब पेपर क्लियर हो जाएगा, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा, अंतिम स्टेज, उसी से तुम्हारे रिजल्ट का नेचर जैसे डिटरमाइन होगा, निर्धारित होगा कि फाइनली तुमने क्या मार्क्स पाया। क्योंकि हो सकता है किसी में प्रमोटेड हो गए हो, कोई पेपर छूट गया हो, तो सब मिला जुला के लास्ट में जो सिचुएशन बनेगा वही तुम्हारे रिजल्ट के नेचर को डिटरमाइन करेगा या निर्धारित करेगा। इसी तरीके से कोई भी चीज हो, उसका नेचर उसके अंतिम स्टेज से ही डिटरमाइन होता है। क्यों? क्योंकि हर चीज जो है अपने नेचर से ही किस तरफ अग्रसर रहती है, तो अपने अंतिम लक्ष्य या एम को पाने की दिशा में ही लगातार प्रयास करती रहती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो राज्य क्या है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है या एक प्राकृतिक संस्था है। अब राज्य में रहना मनुष्य के लिए इतना स्वाभाविक है कि अरस्तु ने ये कहा कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है। द स्टेट इज प्रायर टू मैन। अब हम ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो इंसान ही एग्जिस्टेंस में आया ना, इंसानों ने ही मिल करके बनाया स्टेट को। तो ये कैसे कह सकते हैं? तो ये इस लॉजिक से कह रहा है अरस्तु कि अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, तो इंसान का एग्जिस्टेंस राज्य से पहले माना जा सकता है। लेकिन अगर लॉजिकल ढंग से देखें तो राज्य का विचार इंसान के बाद ही आता है, क्योंकि किसी भी कंप्लीट का विचार उसके किसी पार्ट के बाद आता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम अपने हाथ या पैर को देख लें, तो यहाँ पर क्या है, अलग से किसी हाथ या पैर अगर शरीर से अलग हो जाए, कट जाए, तो उसका कोई एग्जिस्टेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हाथ पैर के बारे में जब हम कल्पना करते हैं या इमेजिन करते हैं, तो सबसे पहले हमारे ध्यान में क्या आता है? हमारी कंप्लीट बॉडी, हमारा पूरा शरीर। क्योंकि अगर शरीर का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा तो हमारे हाथ पैर या दूसरे भी जो ऑर्गन्स है उनका भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से राज्य से पहले या राज्य से अगर इंसान कट जाता है, अलग हो जाता है, तो फिर उसका एग्जिस्टेंस या उसका अस्तित्व बेकार हो जाएगा, निरर्थक, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो अरस्तु का यही कहना है कि हम इंसान को इंसान के रूप में इसीलिए पहचानते हैं क्योंकि वो राज्य में रहता है। राज्य में रहकर ही वो एक साधारण प्राणी से एक इंसान या मनुष्य का दर्जा हासिल करता है। अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास बहुत से क्रिएचर्स हैं, बहुत से प्राणी हैं, जैसे कि जानवर है, कीट पतंगे, बहुत से हैं, लेकिन वो जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, उनके जीवन का तो कोई मकसद नहीं होता है, उनके जीवन का कोई मकसद नहीं होता है।
लेकिन मेरी आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। बोलो, आवाज सुनाई दे रही है? यस मैम। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जैसे दूसरे क्रिएचर्स होते हैं और दूसरे प्राणी भी हमारे आसपास है ना, पशु पक्षी कीट पतंगे, वो जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, और उनके जीवन का कोई मकसद नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है। लेकिन इंसान के लिए क्या है? एक अच्छा जीवन जीने की जो ख्वाहिश होती है वो बहुत ही नेचुरल है। हर इंसान, तुम लोगों के मन में भी यही जीवन का मकसद होगा कि हम अच्छे से अच्छा जीवन बिताएं। तो ये जो सज्जीवन है, गुड लाइफ की प्राप्ति का एकमात्र उपाय अरस्तु ने राज्य को ही बताया है कि हम राज्य के मेंबर अगर रहेंगे तभी पा सकेंगे। तो इसलिए राज्य में रहना किसी भी इंसान के लिए बहुत ही नेचुरल है। अब अरस्तु के थिंकिंग में अगर हम देखें कि मानव जीवन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए किसी भी ऐसे फॉर्म के डिस्क्रिप्शन की या विवरण करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसा कि मनु, कौटिल्य और बाद में तुम लोग पढ़ोगे हॉब्स, लॉक, रूसो के विचारों को, तो उन लोगों ने क्या कहा है कि स्टेट नाम का इंस्टीट्यूशन जब एग्जिस्टेंस में नहीं था तो मनु ने क्या कहा कि राज्य से पहले एनार्की थी, अराजकता की स्थिति थी। कौटिल्य ने इसी को मत्स्य न्याय, मछली न्याय या लॉ ऑफ द सी कंट्रीज कहा। और उसके बाद फिर जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो ने राज्य बनने से पहले स्टेट ऑफ नेचर का स्टेज बताया था, जिसको प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक दशा कहा जाता है। लेकिन इस सब तरह की कोई भी सिचुएशन अरस्तु के इमेजिनेशन से बाहर की चीज है। अरस्तु ने इन सब तरह की किसी बात को इमेजिन नहीं किया है। तो अब हम देखते हैं कि अरस्तु ये कहता है कि इंसान के लिए राज्य में रहना उतना ही नेचुरल है जितना कि इंसान का एक पॉलिटिकल एनिमल कहलाना है। अरस्तु ने कहा है ना कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, मनुष्य स्वभावतः राजनीतिक प्राणी है। तो उसका स्टेट में रहना भी उतना ही नेचुरल है। यदि कोई इंसान राज्य में नहीं रहता है या अगर उसे राज्य की जरूरत नहीं है, तो या तो वो सब ह्यूमन होगा, मतलब जानवर के जैसा होगा, या फिर सुपर ह्यूमन होगा, मतलब उच्च स्तर का अति मानव जिसको कहेंगे। सुपर ह्यूमन है कि मतलब उसको राज्य की जरूरत ही नहीं है, या अगर जानवर जैसा है तो वो सब ह्यूमन है, जानवर की जैसे लाइफ बिताएगा, इसलिए उसको जानवर की जैसा रहना है, तो राज्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन अगर कोई इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में जीना चाहता है, तो उसके लिए स्टेट नाम का इंस्टीट्यूशन बहुत जरूरी है और नेचुरल भी है। तो अरस्तु ये कहता है कि सही अर्थ में मनुष्य वही है जो राज्य के बाहर नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर अरस्तु की ये कहने का अर्थ ये भी है कि मनुष्य जितने भी हैं, जितने भी इंसान हैं, वो अच्छे जीवन को हासिल करने के लिए राज्य के अंदर मिलजुल करके रहते हैं। और उनका डिवीजन ऑफ लेबर, जैसा कि हम जानते हैं कि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं, हमारे इंडियन सिस्टम में भी डिवीजन ऑफ लेबर किया गया है। 4 वर्ण इसी आधार पर बने हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वेस्टर्न कंट्रीज में भी बनाया गया कि कौन जो बुद्धि के आधार पर रूल करेगा और जो फिजिकल लेबर करेगा वो
उनको स्लेव्स की कैटेगरी में डाल दिया, यहाँ तक कि अरिस्टोटल विमेन को भी सिटीजनशिप नहीं देता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग है, काम का विभाजन कर दिया गया था। अरस्तु ने भी डिवीजन किया था ना, हम लोग सिटीजनशिप में देख चुके हैं कि उसने महिलाओं को सिर्फ घर का काम के लिए ही योग्य माना, पब्लिक लाइफ के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए अयोग्य बना दिया। तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर जो किया गया कि अलग अलग काम लोग करेंगे, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर लोगों को क्या बना देता है, इंटरडिपेंडेंट बना देता है, एक दूसरे पर निर्भर या एक दूसरे पर आश्रित बना देता है। और इसके बाद फिर वो क्या करते हैं, तो उनका आपसी कोऑपरेशन से काम करना उनकी मजबूरी भी हो जाती है और उनके लिए स्वाभाविक भी है, बहुत नेचुरल चीज भी है कि जब तक कोऑपरेशन के साथ नहीं करेंगे स्टेट के सभी मेंबर्स काम, तो फिर स्टेट का काम हो ही नहीं पाएगा। तो इसमें अगर कोई मतभेद होता है, डिस्कॉर्ड होता है या संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति अगर राज्य में आती है, तो वो एबनॉर्मल सिचुएशन है और अरस्तु कहता है कि इसकी रोकथाम करना किसका काम है, तो ये राज्य का काम है। तो इंसान को पॉलिटिकल एनिमल या राजनीतिक प्राणी सिद्ध करने के लिए अरिस्टोटल ने जो लॉजिक दिए हैं वो क्या क्या है, तो पहला कि मनुष्य नेचुरली समूह बनाकर रहते हैं, मनुष्य घर परिवार बनाते हैं और घर को मिला जुला कर गांव बनता है और गांव के एसोसिएशन से नगर और राज्य बनते हैं। दूसरा, मनुष्य की तरह ही घर परिवार और गांव भी आत्मनिर्भर या इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं और वो केवल राज्य की यूनिट होते हैं, और राज्य ही सही मायने में आत्मनिर्भर या सेल्फ डिपेंडेंट है। तो राज्य का निर्माण क्या है, बहुत नेचुरल है। फिर इंसान का मकसद क्या होता है, तो अच्छा जीवन या गुड लाइफ हासिल करना। तो इसलिए राज्य नाम का ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी क्षेत्रों में हमें अच्छा जीवन देता है। और मनुष्य जस्टिस और इनजस्टिस, न्याय और अन्याय के प्रश्नों पर क्या करते हैं, लॉजिक करने की, तर्क करने की क्षमता रखते हैं। तो इसलिए अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए इस क्षमता का प्रयोग जरूरी है। तो केवल राज्य ही मनुष्य को इस कैपेबिलिटी के प्रयोग का अवसर देता है। तो अब यहाँ पर हमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि राजनीति के बारे में अरस्तु का जो कॉन्सेप्ट है वो आज के युग में जो राजनीति का कॉन्सेप्ट है उससे बिल्कुल अलग है। आज हम राजनीति को क्या कहते हैं कि जो आपसी जो मतभेद होता है, डिफरेंसेस, खींचतान या आपसी जो प्रेशर के तौर तरीके हैं, वही पॉलिटिक्स का सामान्य लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स माने जाते हैं। लेकिन और राज्य क्या करता है, इन सबसे बचने की कोशिश करता है। और आज अगर हम किसी को पॉलिटिकल एनिमल कहते हैं, राजनीतिक प्राणी कहते हैं, तो वो ऐसा व्यक्ति होता है जो आमतौर पर दूसरों के इंटरेस्ट को किनारे रख देता है और अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने की जुगाड़ में लगा रहता है। लेकिन अरस्तु के थिंकिंग में, अरस्तु के चिंतन में इस तरह के किसी भी राजनीतिक प्राणी या पॉलिटिकल एनिमल के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरीके से अरस्तु के अनुसार राज्य एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन के अलावा एक मोरल इंस्टीट्यूशन भी है, एक नैतिक संस्था भी है। और अरस्तु ने क्या किया है, राज्य के ऑर्गेनिक थ्योरी, राज्य का आंगिक सिद्धांत का भी सपोर्ट किया है और कहा है कि राज्य और इंसान में वही संबंध है जो इंसान और उसके विभिन्न ऑर्गन्स या अंगों में पाया जाता है। और जब सभी ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं तो हमारा शरीर चलता है। इसी तरीके से राज्य की भी सभी जो ऑर्गन्स है वो ठीक ढंग से काम करेंगे तो राज्य सही तरीके से चलता है। तो मनुष्य राज्य के भीतर ही अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करते हुए वर्च्यूज हासिल करता है, मतलब
नैतिक गुण हासिल करता है। तो अरस्तु ये मानता था कि अलग अलग इंसानों में अलग अलग योग्यता होती है, कैपेबिलिटीज होती है, लेकिन सबका हित क्या है? तो एक ही सिस्टम को आगे बढ़ाने में निहित था, मतलब स्टेट के सिस्टम को आगे बढ़ाने में नहीं था। अब ये हम जानते हैं कि अरस्तु ने क्लियरली क्या कहा था कि पुरुष क्या है? महिलाओं से श्रेष्ठ है। फ्री मैन या स्वतंत्र लोग स्लेव्स से श्रेष्ठ हैं। और यूनानी लोग मतलब ग्रीक लोगों को वो क्या कहता था? वो दूसरी जातियों से श्रेष्ठ है, बेस्ट है। ग्रीक्स को अरिस्टोटल ने क्या कहा कि वो बेस्ट पीपल है। तो उसने ये लॉजिक दिया कि जो मनुष्य स्वामी या रूलर बनने की योग्यता रखता है और जो दास बनने के लायक है, उन दोनों का ही इंटरेस्ट किस सिस्टम में है कि रूलर जो है वो शासन करे और दास अपना जीवन अपने मालिक की सेवा में लगा दे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्टेट के बारे में अरस्तु यही कहता है। और अरस्तु ने क्या कहा? तो ग्रीक जाति यूनानी जाति के डोमिनेंस की बात की है, स्लेवरी की बात की है, और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पुरुष प्रधान समाज का ही एक्सपोनेंट सिद्ध हुआ है। वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का प्रवक्ता है, उसी को बढ़ावा देने वाला है। और यहाँ हमको ये ध्यान रखना होगा कि अरस्तु के समय की सरकमस्टेंसेस क्या थी, वहां उस समय का पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था, उसके हिसाब से उसने अपने विचार रखे हैं राज्य के बारे में। अब उसको अभी के सिचुएशन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो अधिकांश बातें हमको इरेलीवेंट लग सकती हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी किताब पॉलिटिक्स में उसने जो राज्य का डिस्क्रिप्शन दिया है वो काफी मायने में अभी भी रेलिवेंट है, क्योंकि उसने जो बात कही है राज्य का ऑर्गेनिक थ्योरी की, स्टेट को नेचुरल इंस्टीट्यूशन बताया है, और ये कहा है कि राज्य में रहकर ही इंसान का कंप्लीट डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये सब बातें, बहुत सी बातें रेलिवेंट है। इस पर तुम लोग सर्च करो गूगल पर, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे इस पर। ठीक है बाबू, हम खत्म कर रहे हैं क्लास। थैंक यू।